हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो डियर स्टूडेंट, हमारी यूनिट नंबर 11 चल रही थी और इस यूनिट नंबर 11 जिसको आपने कहा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल, ये जो टर्मिनोलॉजी, हमने इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी को समझ लिया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और पिछली क्लास उम्मीद करता हूँ आपने बहुत शानदार तरीके से देख ली होगी। आज की कक्षा इस यूनिट के अंदर दूसरी हमारी कक्षा है, दूसरी हमारी क्लास है। और इस दूसरी क्लास के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट करेंगे जो आपको फर्दर लगातार इस यूनिट के अंतर्गत जो आपकी समझ है उसको बढ़ाने का कोशिश की जाएगी। देखो भाई, अब आपने कहा था भी सीक्वेंस डेटाबेस। मैंने कहा था इस यूनिट के अंदर आपके काफ़ी सारे पार्ट हैं और उन पार्ट्स के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, सीक्वेंस डेटाबेस के नाम से हमने जिसको पढ़ा था। अब सीक्वेंस डेटाबेस के अंतर्गत हम अब करेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ से हम करेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जो सीक्वेंस डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस क्या था? सीक्वेंस डेटाबेस आपने देखा था कि भाई हमारा डीएनए, हमारा आरएनए, हमारा प्रोटीन जो है, उनके अंदर जो सीक्वेंस होती है या उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में स्टोर रखते हैं ताकि उनको कंपेयर किया जा सके। जो नया डाटा हमारे पास मिलता है उसको कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो ये सीक्वेंस डेटाबेस आपने पढ़ा था। अभी सीक्वेंस डेटाबेस जो होता है ना, ये भी कई टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन हम लोग इसका करेंगे, तो उसी की शुरुआत हम आज के सेशन में कर रहे हैं। इससे पहले वाली चीज़ें आप लोग पिछले सेशन में कर चुके थे। निधि, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपको बहुत जल्दी ही बहुत बड़े सपने आपके पूरे करे और बहुत ही निकट भविष्य के अंदर आपको सफलता के वो अंतिम मंजिल जिसके लिए आपने कल्पना की हो, वो भगवान आप सभी को बिल्कुल दे बच्चे। तो आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस। तो डेटाबेस की पहली टाइप है, मैंने कहा क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन में पहले टाइप आपकी प्राइमरी सीक्वेंस। ठीक है, प्राइमरी सीक्वेंस में क्या आप लोग पढ़ने वाले हो, क्या सर इसके अंतर्गत हमारे पास में रहेगा, अभी हम लोग चर्चा उसी के विषय में कर लेते हैं। देखो भाई, ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम समझने के हिसाब से हमारा हिंदी माध्यम सबसे अच्छा रहता है। बाकी जो चीज़ें हिंदी माध्यम की कोई टर्म आपको मुश्किल लगे तो इंग्लिश का सहारा ले लिया करो। और बाकी जिन बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें। देखो भाई, प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस बोले तो प्राथमिक अनुक्रम डेटाबेस जो है ना, वो आपका जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस है। बायोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब हमारे बायोलॉजिकल यानी जैविक यानी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके जो सीक्वेंस है ना, उसके सीक्वेंस का प्रथम और जो फंडामेंटल है, मूल भंडार होते हैं। मतलब क्या है सर? प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस आर द फर्स्ट एंड ओरिजिनल रिपोजिटरीज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। पूरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट का जिक्र करूंगा, प्रोजेक्ट का जिक्र आएगा तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि लिखा हुआ क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इनमें हम प्रयोगों के द्वारा प्राप्त जो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड जैसे डीएनए, आरएनए है या प्रोटीन है, उनके अनुक्रम को सीधे शोधकर्ताओं या अनुक्रमण प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों तथा जीनोम अनुक्रमण परियोजनाओं द्वारा जमा किए जाते हैं। इन डेटाबेस में संग्रहित जानकारी को मूल जैविक डेटा माना जाता है, क्योंकि इसे अनुक्रम निर्धारण के तुरंत बाद बिना व्यापक जैविक व्याख्या अथवा विस्तृत मैनुअल समीक्षा की जमा किया जाता है। भाई, यहाँ पर कुछ 4-5 आपके सामने टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है, उनमें से देखो, यहाँ पे ये कहा है कि मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपने परीक्षण किया किस चीज़ के ऊपर? हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी सैंपल के अंदर डीएनए है, आपने डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपने डिटरमाइन किया, आपने कंक्लूजन निकाला क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए या आरएनए जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब जो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चे? इसके अंदर आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड है ना, जैसे डीएनए, आरएनए है या प्रोटीन है, उसकी जो आपने एक्सपेरिमेंट करके जो सीक्वेंस का पता किया है ना, डायरेक्टली 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 जो आपने पता किया है, उसी डेटा को आपने मान लो किसी रिसर्चर को दे दिया
या किसी लेबोरेटरी में दे दिया, किसी यूनिवर्सिटी में दे दिया, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दे दिया, या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको आपने सौंप दिया, वही होता है प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस। मतलब मतलब ये है, मैं पहली बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने सीक्वेंस पता किया। ये जो प्राइमरी डाटा है ना, ये जो प्राइमरी डाटा मैंने पता लगाया और उसको यूनिवर्सिटी को दे दिया या किसी रिसर्च करने वाले को दे दिया, तो मैंने जो सबसे प्राइमरी तौर पे दिया है ना, अभी उसके बारे में कुछ भी व्याख्या किसी ने कुछ नहीं करी है, उसके साथ छेड़छाड़ किसी ने नहीं करी है, इसको प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस कहा जाता है कि मैंने जैसा देखा वैसा मैंने बता दिया। किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बता दिया, यूनिवर्सिटी को बता दिया, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जीनोम का, उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक है, ओके। और इस ये जो डेटाबेस है ना, जो डायरेक्टली मैंने सीक्वेंस पता करके अभी गेन किया है, इसको हम लोग ओरिजिनल बायोलॉजिकल डेटा माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट सीक्वेंस को पता करते ही साथ जो नॉलेज आई है ना ओरिजिनली, ये वही इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसके साथ बाहर से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अभी आ जाओ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, थोड़े सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। भाई, प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस या प्राथमिक अनुक्रम डेटाबेस एक सार्वजनिक जैविक डेटाबेस है। सार्वजनिक का मतलब पब्लिकली असेसिबल, मतलब पब्लिक जिसका पता कर सकती है, जिसको देख सकती है जब चाहे। पब्लिकली एसेसिबल क्या है? बायोलॉजिकल डेटाबेस है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है हमारी बॉडी, किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए आरएनए जो होता है उसके बारे में। दैट स्टोर दैट स्टोर्स एक्सपेरिमेंटली generated DNA, RNA and protein sequence exactly as submitted by researchers together with essential biological information and a unique SSN number। प्राथमिक अनुक्रम डेटाबेस एक सार्वजनिक जैविक डेटाबेस है जिसमें शोधकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत डीएनए, आरएनए या जो प्रोटीन के सीक्वेंस हैं, उनको उनके मूल स्वरूप में आवश्यक जैविक जानकारी और विशिष्ट एक्सेशन नंबर के साथ संग्रहित किया जाता है। मैंने रिसर्च कर रहा था, मैं अपने रिसर्च कर रहा था, मैंने डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा इस डीएनए की क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस मुझे पता लगी, मैंने रिसर्च पेपर अपना बना दिया और उसके अंदर मैंने उसको सीरियल नंबर दे करके, ये एक्सेशन नंबर कल पढ़ाया था ना आपको, एक्सेशन नंबर क्या होता है, तो एक्सेशन नंबर दे करके मैंने उसको स्टोर कर दिया डिजिटल फॉर्म में। तो ये जो मैंने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किया है, ये आपका होता है प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस कहा जाता है इसको। वाई आर प्राइमरी डेटाबेस कॉल्ड प्राइमरी? भाई, इसको हम प्राइमरी क्यों बोलेंगे, इसको हम लोग प्राथमिक क्यों कहेंगे? ठीक है, इसको प्राथमिक क्यों कहेंगे हम लोग, इस डेटाबेस को प्राइमरी क्यों कहेंगे? देखो, प्राइमरी जो शब्द है ना, ये प्राथमिक जो शब्द है, ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि ये जो डेटाबेस जैविक अनुक्रमों का मूल स्रोत है। मतलब क्या है सर? ये इंडिकेट करता है कि दीज डेटाबेसेस रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल मतलब डीएनए आरएनए की जो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, वो ओरिजिनल सोर्स से आपने डायरेक्टली पता प्राप्त करी है, उसमें किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, किसी ने उसकी व्याख्या, उसके बारे में और चीज़ें ऐड करने की कोशिश अभी तक नहीं करी है। डायरेक्टली जिस सोर्स के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, डायरेक्टली उसी सोर्स से ही आया है, यानी प्राइमरी सोर्स से आया है, तो यही शब्द आपका प्राइमरी यूज किया जाता है। मतलब इसमें जो हमारे पास डेटा है ना, वो सीधा प्रयोगों के द्वारा प्राप्त होता है, किसी अन्य डेटाबेस से नहीं लिया गया, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। अब कहोगे सर अन्य सोर्स से मतलब क्या है आपका? भाई, मान लो मैंने डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके मेरे पास में उसका सीक्वेंस पता लग गया मुझे। अब इस सीक्वेंस के आधार पे अगर मैं कोई और सीक्वेंस निकाल लेता हूं, भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए के ऊपर, मुझे डीएनए का सीक्वेंस प्राप्त मिल गया। अब मैंने ओरिजिनल डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करके सीक्वेंस पता किया, ये प्राइमरी है। अब मान लो कि जो प्राइमरी डाटा है ये लेबोरेटरी में रखा है, कोई वैज्ञानिक आया, उसने प्राइमरी डेटाबेस को देखा और उससे उसने फिर कुछ और डेटाबेस बनाया, उसकी व्याख्या बढ़ा करके, उसको बढ़ा चढ़ा करके, उसको और एलेबोरेट करके, उसको और विस्तार करके उसने और डाटा बना दिया, तो अब वो प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका प्राइमरी सोर्स से नहीं आया है, वो डीएनए से नहीं आया। वो डीएनए से जो जानकारी पहले हमारे पास प्राइमरी डेटाबेस था, उससे हमने कोई नई कंक्लूजन निकालनी है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी नहीं होगा। तो यही कह रहा है किसी अन्य डेटाबेस से नहीं लिया गया है। इसलिए प्रत्येक सेकेंडरी, कंपोजिट या स्पेशल डेटाबेस अंततः अपनी मूल जानकारी के लिए
प्राइमरी डेटाबेस पर ही निर्भर होता है। यानी कि जो डायरेक्टली हमने डीएनए से कंक्लूजन निकाली है, वो प्राइमरी डेटाबेस है। प्राइमरी डेटाबेस के आधार पे ही बाकी के जो डेटाबेस हम कंक्लूजन निकालते हैं, एलैबोरेट करते हैं, सेकेंडरी, स्पेशलाइज़, वो फिर आगे चलते रहते हैं। लेकिन प्राइमरी वही होता है जो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से आता है। चलिए सर, अब कहोगे सर यहाँ तो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी-सी, ये टिपिकल हिंदी लिख रखी है सर आपने। भाई, आप अगर सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम जैसे लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो देखो मेरे भाई फिर आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी लैंग्वेज टफ रखनी पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन होगा ना, वो ईज़ी लैंग्वेज में नहीं होगा। ईज़ी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ आपको, लेकिन पेपर तो आपको डील करना पड़ेगा इसी प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी-सी टिपिकल लैंग्वेज के अंदर। ओके सर। चलिए, अब ये जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस, इसके विषय में समझो, किस संस्था के द्वारा मैनेज होता है और कंट्री कौन-सी, और बच्चे मेन डाटा कौन-सा होता है उसके अंतर्गत। अब अब ये कहोगे सर, ये जैन बैंक, मुझे बता सकता कोई बच्चा? मुझे बता सकता है सर ये जैन बैंक क्या चीज़ है? यहाँ पर आप सभी के सामने एक टर्म लिखी हुई है, तो आप में से कोई बताएगा सर ये जैन बैंक क्या है? बताओ? थोड़ा-सा कोशिश करो, बता दो एक बार। बताओ? देखो भाई, ये जो आपके पास जैन बैंक है ना, ये डेटाबेस का नाम है। भई ये जैन बैंक जो लिखा हुआ है ना, ये आपके एक डेटाबेस का नाम है। भई हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके और कुछ डेटा निकाला था। डेटाबेस निकाला था, डेटा निकाल के उसको स्टोर कर दिया। उस स्टोर हुए डाटा का नाम क्या है? उसका नाम है आपका जैन बैंक। जैन बैंक है, एक ईएनए नाम से है, एक डीडीबीजे के नाम से है। अभी ये जैन बैंक जो डाटा है ना, इसको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन करता है एनसीबीआई नाम की संस्था है, यूएसए के अंदर है। और ये संस्था, ये जो डेली का डेली जो डेटाबेस एक्सपेरिमेंट से आता है ना, उसको कई कंट्री के साथ में साझा भी करती है, शेयर भी करती है बच्चे। और डाटा किस चीज़ का होता है ये? ये डेटा होता है डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस का डेटा होता है। अब डीएनए, आरएनए की सीक्वेंस पता करने के जो तरीके हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने 100% पता कर लिया। ऐसा एस्टिमेशन है कि अभी तक हमने डीएनए, आरएनए का जितना सीक्वेंस पता किया आज तक पूरी दुनिया में, वो लगभग 1% होगा मुश्किल से। अभी तो मोस्टली पेंडिंग है, जिसको हम पता ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप देखो जीनोम प्रोजेक्ट, कितने-कितने कंट्री मिलके जीनोम प्रोजेक्ट चलाते हैं। उसका मेन पर्पज़ यही है, 1-2 प्रोजेक्ट चल चुके हैं अभी, और 7 साल, 8 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत लंबा-चौड़ा। तो ये याद रख लीजिएगा बच्चे, कि जो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है ना, कौन-कौन से डेटाबेस हैं और कौन-सी संस्था उनको मेंटेन करती है और कौन-सा कंट्री उसको मेंटेन करता है, और किस डेटाबेस में किस चीज़ की जानकारी होती है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके सर। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस की? क्या इम्पोर्टेंस है? जहाँ तक मैं आप लोगों को समझ पाया हूँ, तो मेरा एस्टिमेशन है, मेरा पक्का अनुमान है कि आप लोग कुछ-कुछ तो दिमाग में आ गया होगा। भाई किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, हमें सीक्वेंस डेटाबेस मिला। अब उस डेटाबेस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? भाई जैसा हमने डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा, तो हमें इस बात का पता लग पाएगा कि भई कौन-सा प्रोटीन बन रहा होगा बॉडी के अंदर, कौन-सी ड्रग्स हम लेंगे तो वो प्रोटीन नष्ट होगा, कौन-सी ड्रग्स लेंगे तो प्रोटीन और ज़्यादा बनेगा। मतलब मेडिसिन पर्पज़ से यूज़ हो सकता है। भई आपको डीएनए, अब बॉडी के अंदर है क्या? डीएनए से बने हुए प्रोटीन ही तो हैं सारे। वही तो आपकी बॉडी में एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, सब कुछ वहीं से तो ऑपरेट हो रहा है आपका। अब आपको सीक्वेंस पता लग गया किसकी बॉडी में कौन-सा प्रोटीन एक्स्ट्रा बन रहा है या कौन-सा प्रोटीन कम है, क्या कर सकते हो? वैसी मेडिसिन बना सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर पूरी फॉर्म में लिखा हुआ है। भई जो प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है ना, वो जीनोम एनोटेशन, मतलब जीनोम का ज्ञान के लिए या कंपैरिज़न करने के लिए अलग-अलग लोगों के डेटाबेस को, या हमारी इवोल्यूशन, हमारे विकास के बारे में, हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोस, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई बीमारी हो उसका पता लगाने के लिए, औषधि की खोज करने के लिए, या हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी जानकारी प्रदान करता है। प्राइमरी डेटाबेस होगा हमारे पास, ये सारे काम में हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है सर सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस। एक और टर्मिनोलॉजी है आप सभी के सामने, सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस के नाम से। अब आ जाओ इस पे, ठीक है? अब इस पे आ जाओ, सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस पे। क्या चीज़ है भाई ये? देखिएगा ज़रा आप लोग। देखिए,
जो हमारे पास प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस था, उसमें हम लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके द्वारा ही जो ओरिजिनल हमें जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस मिलता था, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे जो सीक्वेंस की संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वैज्ञानिकों के लिए इन कच्चे सीक्वेंसों का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस समझना कठिन हो गया। केवल न्यूक्लियोटाइड या फिर अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस हैं, जान लेना केवल जान लेना किसी भी जीन या प्रोटीन के कार्य, स्ट्रक्चर या उसके इवोल्यूशन या उसकी बायोलॉजिकल भूमिका को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस समस्या के समाधान हेतु द्वितीयक सीक्वेंस डेटाबेस का विकास किया गया। देखो भाई, एक बात सपोज कीजिए एक बात सपोज कीजिए मेरे भाई, ठीक है? एनोटेशन, शीतल कह रही है सर एनोटेशन क्या? बेटा एनोटेशन तो जानकारी होता है। ये तो एक इंग्लिश की टर्म है जिसको नीचे आपने जानकारी लिखा भी होगा, है ना? देख बता भी देता हूँ यहाँ कहाँ लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है ना, तो यही इसलिए लिखा होता है, आप समझ जाओ। एनोटेशन तो कुछ नहीं है, एनोटेशन जानकारी। जैसे अभी आप एक बात समझो, ये डिजिटल पैनल आप सभी के सामने है। इस डिजिटल पैनल में इसको हटा दिए, ये सब कुछ हट गया ना लिखा हुआ। अच्छा अब देखना आप एक चीज़ देखना कि ये मैंने जैसे ही आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में, तो मैंने एक पेंसिल सेलेक्ट करी। अच्छा पेंसिल सेलेक्ट हुई ना, इस पेंसिल का नाम पता है क्या होता है? इस पेंसिल का नाम होता है एनोटेशन। देखो मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा, ध्यान देना। जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा यहाँ पे लिखा आएगा एनोटेशन, देखना। ये देखो एनोटेशन, मिनिमाइज़। तो एनोटेशन कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। एनोटेशन तो क्या होता है, ये जानकारी देना। जैसे मैं पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये मैंने एनोटेशन सेलेक्ट किया, ये मैंने जानकारी दे दी आपको, अब जानकारी दे सकता हूँ। तो यही होता है। तो यहाँ पे कहा कि प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस आपने पता कर लिया। मान लो डीएनए जो है ना, डीएनए के अंदर क्या सीक्वेंस आपने एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया, या आरएनए का या प्रोटीन का आपने पता कर लिया, इसके अंदर क्या सीक्वेंस है। और सीक्वेंस है तो डीएनए के अंदर कौन से सीक्वेंस है तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, आरएनए के अंदर कौन से सीक्वेंस है तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, आपने ये जान लिया। लेकिन भाई आपको ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ इतना सा जान लेना। भाई अब डीएनए के भी बहुत सारे सीक्वेंस तुमने इकट्ठे कर लिए, तुमने आरएनए के भी प्राइमरी सीक्वेंस मतलब प्राइमरी डाटा बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, प्रोटीन का भी तुमने पता कर लिया कि कौन सा अमीनो एसिड है, क्या नहीं है। तुमने ऐसा बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, सपोज करो तुमने ऐसा बहुत सारा डाटा बच्चे इकट्ठा कर लिया। अब उसने कहा भाई लेकिन इस इतना सारा कच्चा डाटा तुमने ले लिया, सीक्वेंस पता कर ली, इतने से काम नहीं चलेगा। हमें ये जो हमें प्राइमरी सीक्वेंस डेटा प्राप्त हुआ है ना, इन सारे डेटा की स्टडी करके हमें कुछ और अपने कंक्लूजन्स, हमें इन डेटा को और बढ़ाना पड़ेगा अपनी बुद्धि का यूज करके। तो अब जो इन अपनी बुद्धि का यूज करके और प्राइमरी डेटाबेस जो है ना, प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस, इसके आधार पे हम अपने इस कंसेप्ट को और बढ़ाएं, अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और डेटा हम निर्माण करें। तो अब जो अगला डेटा निर्माण होगा ना, जो प्राइमरी के ऊपर बेस होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? यही बात लिखी है। तो सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस यानी द्वितीयक अनुक्रम डेटाबेस क्या है? वह जैविक डेटाबेस है जिसको हम प्राथमिक अनुक्रम डेटाबेस यानी प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस में उपलब्ध जो डेटा है ना, उसके उपलब्ध जो डेटा है ना, उसके कंप्यूटेशनल विश्लेषण। कंप्यूटेशनल विश्लेषण मतलब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगाओ, मॉडल्स लगाओ और वो सारे फॉर्मूले लगा करके कैलकुलेट करो, कुछ नए कंक्लूजन, कुछ नया डेटा कैलकुलेट करो। तो विशेषज्ञों के द्वारा उसकी मैनुअल समीक्षा के आधार पे विकसित किया जाता है। इसमें केवल जो प्राइमरी सीक्वेंस ही नहीं, बल्कि जो आपका कंजर्व डोमेन, मोटिफ, प्रोटीन फैमिली या फिर फंक्शनल साइट या स्ट्रक्चरल या फिर इवोल्यूशन संबंध जैसी जैविक रूप से इंपॉर्टेंट जानकारी भी उपलब्ध होती है। ये मोटिफ वगैरह क्या होते हैं? ये आप जब प्रोटीन पढ़ते हो, प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो वहीं पर मोटिफ नाम की एक संरचना होती है। ये आप लोग पढ़ोगे, अलग से यूनिट आएगी। अभी समझ लो कि भाई अपने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब हमने प्राइमरी सीक्वेंस में क्या किया? हमने डीएनए को खोला, सीक्वेंस पता लग गई। ठीक है भाई, बहुत सारी सीक्वेंस पता लग गई। फिर हमने क्या किया? बोला अच्छा ऐसी सीक्वेंस है तो क्या फंक्शन होगा?
ऐसी सीक्वेंस है तो क्या फंक्शन होगा? भाई आ जाओ सारे वैज्ञानिकों, देखो बैठ करके और मुझे बताओ ये सीक्वेंस है तो क्या होगा? ये वाली सीक्वेंस है तो क्या होगा? विशेषज्ञ बैठे, वैज्ञानिक आकर के बैठे, बोला भाई ये वाली जब स्ट्रक्चर मिलेगी, ये वाला प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है ना, तो इसका मतलब ये प्रोटीन ऐसे फंक्शन करना चाहिए। अगर ये वाली सीक्वेंस है ऐसे, तो ये प्राइमरी सीक्वेंस को देख के हमने विशेषज्ञों ने क्या किया, और ज़्यादा डेटा निर्मित कर दिया। और जो और ज़्यादा डेटा निर्मित हुआ ना, उसमें तो बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। क्या-क्या जानकारियाँ होती हैं, सारी बात लिखी हुई हैं कि प्रोटीन कौन-सी फैमिली का है, कौन-सा अमीनो एसिड है, कौन-सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या काम करेगा, कैसी संरचना होगी। ये सारी चीज़ों का एक और डेटा बना दिया, वो है सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस। बताओ बेटा, समझ में आई कि नहीं आई बात? बताओ, पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंडरी डेटाबेस क्यों रिक्वायर होता है? क्योंकि भाई प्राइमरी डेटाबेस जो होता है ना, सिर्फ उससे हम सारे फंक्शन पता नहीं कर सकते, सारे स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते, बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा नहीं पता कर सकते। लिखा हुआ है कि भाई जब जीनोम की सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट है ना, उनसे बहुत सारा आपका बायोलॉजिकल डेटा उत्पन्न हुआ है। और ये बायोलॉजिकल डेटा जो उत्पन्न हुआ है ना, इसकी व्याख्या करना एक बड़ी चुनौती है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा डेटाबेस की आवश्यकता हुई जो हम क्या करें, कंजर्व सीक्वेंस पैटर्न की पहचान कर सके और प्रोटीन का फंक्शन क्या है उसका पूर्वानुमान लगा सके, होमोलोगस प्रोटीन की पहचान कर सके, नए जीनों को ज्ञात जैविक परिवारों में वर्गीकृत कर सके। तो इसलिए हमें द्वितीयक डेटाबेस की आवश्यकता हुई, सेकेंड डेटाबेस की आवश्यकता हुई। प्राइमरी जो सीक्वेंस पता लगा, उसके आधार पे हमने बहुत सारा नया डेटा बनाया। नया डेटा बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि भविष्य में हम अगर कोई और प्राइमरी सीक्वेंस ज्ञात करते हैं, भविष्य में हमें कोई और प्राइमरी सीक्वेंस पता लगता है, तो हम इस सेकेंडरी डेटाबेस को पढ़ के ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। प्राइमरी सीक्वेंस डेटा के आधार पे हम सिर्फ ये कंक्लूजन नहीं लगा सकते हैं कि सर सेकेंडरी डेटाबेस का क्या फंक्शन है। ठीक है? चलिए, समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर। इन्फॉर्मेशन क्या-क्या स्टोर होती है सेकेंडरी डेटाबेस में? जैसे प्रोटीन फैमिली। प्रोटीन फैमिली का मतलब कौन-सा प्रोटीन उसके उत्पत्ति के आधार पे या फंक्शन के आधार पे कौन-सी क्लास या कौन-सी कैटेगरी में पड़ता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन। हमने भाई प्राइमरी वाले में तो हमने देखा था कि ये सीक्वेंस है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी डेटाबेस में क्या करते हैं, उनको फैमिलियों में बाँट के स्टोर कर देते हैं कि भाई सुनो, ये प्रोटीन जो है ना, जो प्राइमरी डेटाबेस में ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी, अब सुनो इन कितनी कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, ये प्रोटीन ऐसा फंक्शन करेगा, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, तो इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे सेकेंड डेटाबेस बना दिया। मोटिफ के हिसाब से, डोमेन्स के हिसाब से, ये मोटिफ डोमेन भाई ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं। जब प्रोटीन पढ़ोगे, जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अभी आपका मेन काम क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ना, टॉपिक से मत भटकना। नहीं, ज़िंदगी में कभी भी सीएसआईआर नेट नहीं कर पाओगे। हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा तुम पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि हर जगह पे दूसरे यूनिटों के बहुत सारे टॉपिक आएँगे। अब एक ही जगह पे सब कुछ क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन जो यूनिट पढ़ रहे हो, उसका पर्सपेक्टिव ज़रूर क्लियर हो जाएगा और यही बात आपको अच्छे से समझ में आएगी जब थोड़े टाइम बाद मैं आपका एमसीक्यू करवाऊँगा प्रैक्टिस। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, जस्ट एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। बाकी और बेहतर तरीके से समझ में आने के लिए आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है भाई, कंपैरिजन है, ये टेबल तुम्हारे लिए बनाया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए कंपेयर्ड टेबल बना दिया ताकि तुम लोग समझ पाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ेंगे, मैं बता चुका कि किस किस फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आता है सर तीसरा, कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस। तीसरा आता है बेटा कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस के नाम से हम लोग जिसको जानेंगे। ठीक है, कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आई या नहीं आई चीज़ें? उम्मीद करता हूँ मेरे भाई समझ में आ गई होंगे आप सभी को। आ जाओ भाई। कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस क्या चीज़ है सर ये? कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस से आप लोग क्या मतलब समझते हो? वैसे तो देखो, एक बार ये नाम पे जाओ। कंपोजिट का मतलब होता है समग्र। समग्र मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं।
कंपोजिट का मतलब क्या होता है? समग्र, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आइए जानते हैं। देखो भाई, जो हमारे पास में बायोलॉजिकल सीक्वेंस हमने पता किए, प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस में क्या होते हैं? बायोलॉजिकल सीक्वेंस पता किए हमने। अब उनकी बहुत तेज़ ग्रोथ के साथ में वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती उत्पन्न हुई कि प्राइमरी जो सीक्वेंस डेटाबेस है ना, वो सबसे मेन सीक्वेंस प्रदान करते थे, और जो सेकेंडरी डेटाबेस हैं वो उनकी व्याख्या करके उनके बारे में और जानकारी उपलब्ध कराते थे। फिर भी किसी एक जीन या किसी एक प्रोटीन की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो रिसर्च करने वाले हैं, उनको अनेक डेटाबेस अलग अलग खोजने पड़ते थे। एक प्राइमरी वाले मतलब मेन सीक्वेंस, सेकेंडरी मतलब वो मेन सीक्वेंस वाले की व्याख्या करके हमने दे रखा ज्ञान। अब जो रिसर्च करने वाले हैं उनको प्राइमरी डेटाबेस अलग जगह में देखना पड़ता था, सेकेंडरी अलग जगह देखना पड़ता था, अलग अलग जगह ढूंढना पड़ता था, है ना? ये प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल, और ये रिपीटेटिव थी कि एक ही चीज को बार बार देखना पड़ता। इस समय क्या समाधान के लिए हमने क्या किया? समग्र सीक्वेंस यानी कंपोजिट सीक्वेंस डेटाबेस विकसित किए गए। ये अनेक प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस से जानकारी एकत्रित करके एक ही जगह पर हमने क्या किया? उनको जैविक जानकारी उपलब्ध करा दी। मतलब सीधी सी बात है भाई, प्राइमरी अलग था, सेकेंडरी अलग। अब हमने रिसर्चर का काम आसान करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी को मिक्स करके हमने एक तीसरा डाटा बना रहे, दोनों को मिक्स करके और एक ही कंसेप्ट बना दिया। तो भाई अब रिसर्च करने वालों को पूरा डाटा मिक्स करके एक ही जगह मिल जाता था। जैसे हम 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स को हम पढ़ते हैं, उन 6 बुक्स को मिक्स करके और आप सभी को क्या करते हैं? आप सभी को एक ही जगह पे अवेलेबल करवा देते हैं मेन डाटा। ऐसे ही होता कंपोजिट वाला। ठीक है भाई? ये कंपोजिट डाटा है था आप सभी का। तो ये है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा सीक्वेंस आसान भाषा में। नीड क्या है? नीड समझ गए होंगे कि बार-बार एक ही चीज़ को देखना पड़ता था, इसीलिए। अब ये तीनों की कंपैरिज़न है आप सभी के सामने, इसको भी आप लोग देख लेना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पढ़ने के लिए है। जिस लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, रीडिंग हर बच्चा करेगा, जो रीडिंग नहीं करेगा फँसेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है? ओके सर। फिर इसके बाद में हमारे पास में आने वाली हैं बेटा कुछ संस्थाएँ। अब कुछ संस्थाएँ आएँगे हमारे पास में। इस इम्पोर्टेंस के बाद में। अब हमारे पास में आने वाली कुछ संस्थाएँ, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन, INSDC, ये आप नाम देखोगे। फिर ये क्या करती है, कैसे करती है, सारी बातें, इसकी हिस्ट्री, इसके इतिहास, मतलब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? आज के सेशन को तो हम यहीं तक रखते हैं, और ये जो अपने पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, इन डेटाबेस के बारे में, इनका अध्ययन किया जाएगा। थोड़ा-सा ये जो सेशन चलेगा अपना, एक यूनिक चलेगा, थोड़ा-सा बड़ा चलेगा। तो आज यहाँ तक करते हैं, जितना हुआ है उसको अच्छी प्रकार से रीड कीजिएगा। समझना आसान भी है और नहीं भी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने डेडिकेशन के साथ आप इस स्टडी को करते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।